पहले राजा राजा हुआ लालू यादव, राजा जेल गया तो राजा की पत्नी रानी हुई, माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी। और जब वह नीतीश कुमार का राजपट आया तो बीच में मौका लगा तो पुत्र उप मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद एक पुत्र स्वास्थ्य मंत्री हो गए। जिसके माताजी पिताजी 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, वो खुद शिक्षित नहीं हो पाए, जिन्होंने जीविका की स्थापना नहीं होने दी, स्वयं सहायता समूह तैयार नहीं किया, स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए आशा की चिंता नहीं की, ममता की चिंता नहीं की, कभी भी नियोजित शिक्षक तक ही सीमित रखा। और आज अचानक जब उनको लगता है कि हम कहीं नहीं हैं तो कुछ भी बोल देने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना। यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति होती है। आप पे ये आरोप लगता है, साम्राज्यवाद का आरोप लगता है, छुआछूत का आरोप लगता है, आखिर क्यों इस तरह के आरोप लगता है? राष्ट्रीय जनता दल जो है, जो महागठबंधन के नाम से अपने आप को कहती है, लेकिन उसने गोरिया कोठी में महाठगबंधन का काम किया। यहाँ के कार्यकर्ताओं को ठग दिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी कर दी, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा कर दिया। पुत्री लोकसभा हार गई तो राज्यसभा हो गई, बीच में रानी का राज था तो उनके भाई लोग सांसद और विधायक हो गए, और वर्तमान में पुनः जब राजा के राजकुमार का राज तिलक हुआ तो इस बार दोनों बहनों को भी मौका दिया गया, दोनों में एक जीत गई एक हार गई, तो साम्राज्यवाद इसको न कहते हैं। ये आरोप आप पे लगा, साम्राज्यवाद का आरोप लगा, और रेणु यादव ने ये बयान दिया है बिहार न्यूज एक्सप्रेस को ही कि जनता बताती है कि लोग उनके यहाँ जाते हैं जो दलित समुदाय से आते हैं तो उनको पीढ़ा दिया जाता है बैठने के लिए। अनवारुल हक साहब क्षेत्र के लिए नए हैं, आप पत्रकार हैं, आप जानते हो, ये सिवान लड़ना चाहते थे, बढ़रिया भेजे गए, बढ़रिया तैयारी कर रहे थे। आज भी इंटरव्यू में गोरिया कोठी का नाम लेने के पहले बढ़रिया मुंह से निकल जाता है। यही कहते कहते चौथी बार राष्ट्रीय जनता दल को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। उनको अपने उम्मीदवारों में विश्वास नहीं रहा। विपिन कुशवाहा जी ने तो इस्तीफा दे दिया था, आप वो पत्र पढ़े हैं कि नहीं माननीय? और इस्तीफा कब दिए? एक बार उनको जबरदस्ती भी हटाने का बीच में प्रयास हुआ था। अजय चौहान जी को बिना चुनाव हुए किस तरह से बनाया जा रहा था, किस दबाव में बनाया जा रहा था, और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी चिंता कर रहे हैं, उस दबाव में अजय चौहान जी को बनाया जा रहा था। दिवाली का धमाका ऑफर आया जिमी सेल्स पर। 50% तक की छूट, 10% जीएसटी डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रुपए तक कैशबैक, और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक ईएमआई माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431592। हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास, दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आगामी 6 नवंबर को सिवान में चुनाव होने वाले हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं वे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बिहार न्यूज टीम भी लगातार आपको जनप्रतिनिधियों से किस मुद्दे पर वे वोट मांगने जा रहे हैं, इस मुद्दे पर इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं गोरिया कोठी विधानसभा पे, जहां पे हमारे साथ गोरिया कोठी के विधायक देवेश कांत जी हैं, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अभी रात को 9 बज रहे हैं और ये जनसंपर्क करके वापस आए हैं। देवेश कांत जी, किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, इस बार क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं? देखिए, बिहार का चुनाव जो है वह शुद्ध रूप से विकास आधारित चुनाव है। जो विकास की बात करेगा, जो विकास करेगा, वही बिहार पर राज करेगा। इसमें कोई अलग हट के अगर बात करता है तो बिहार के साथ धोखा करने की बात करता है, वह बिहार के साथ गद्दारी करने की बात करता है। बिहार के विकास में बाधा करने वाली बात अगर कोई करता है तो जनता उसको सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। बिहार शुद्धता विकास की ओर जितना विकसित हुआ है उसको अब रफ्तार पकड़ चुका है, अब उड़ान होनी बाकी है, उस तरफ बिहार बढ़ रहा है। उसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव में आए हैं और चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा भी जा रहा है।
आप एक बार विधायक रह चुके हैं, पिताजी भी कई टर्म विधायक रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग जनसंपर्क करके वापस आ रहे थे तो कई जगह सड़कें पूरा टूटी हुई है, जर्जर स्थिति है। नहीं, आप जिस सड़क से आए हैं वह टूटी हुई नहीं है, तोड़ के अभी बनाई जा रही है। पहले बनी हुई थी। एकदम बनी हुई थी और पुरानी हुई थी। 5 वर्ष के अनुरक्षण निधि से जब बाहर हो गई तो आप अभी सिवान से जब आए होंगे तो आपको अपराध से गोरिया कोठी की सड़क में कहीं व्यवधान नहीं हुआ होगा, लेकिन जब अब लद्दी से गोरिया कोठी की सड़क में आते हैं तो यह लगभग 6.5 किलोमीटर की सड़क है। यह उन्नयन और पुनः निर्माण के क्रम में है और उसके बीच को उखाड़ के थोड़ा सा चौड़ीकरण, थोड़ा ऊंचीकरण और उन्नयन का काम चल रहा है। इसलिए आपको वहां मेटल दिखाई दिए होंगे रोड पर उखड़े हुए, लेकिन वह काम जो है वह बनने का काम हो रहा है, वह टूटा हुआ नहीं है। जनता के बीच इस बार किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? शुद्ध बात है, बिहार में चुनाव ही में गोरिया कोठी की बात। देखिए, गोरिया कोठी में जब बिहार का हिस्सा ही है गोरिया कोठी, 243 सीटों पर चुनाव हो रहा है तो उसमें बिहार के साथ साथ गोरिया कोठी का विकास भी मुद्दा है। और जो विकास, चूंकि देखिए हम लोग जब 2020 में चुने गए तो पहली साल तो हम लोग परेशान हो गए कोरोना के वजह से। बीच में नीतीश जी 17 महीने महागठबंधन में चले गए थे, उसके कारण बिहार क्या, गोरिया कोठी क्या, सबका विकास बाधित हुआ था। और जब उन्होंने देखा कि जो लोग सरकार में उनके साथ जुड़ गए थे वह विकास में बाधा बन रहे हैं तो उसको छोड़कर पुनः वह एनडीए में वापस आए हैं और 3 साल 2.5 साल हम लोगों को काम करने का मौका लगा है। फिर भी बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ अधूरा भी मैं मानता हूँ। अधूरा इसलिए मानता हूँ कि जिस चीज को आप जैसे सड़क को कहते हैं वो निर्माण आज से 17 महीने पहले होना चाहिए। चूंकि उस सरकार के मंत्री में जब थे तो तेजस्वी यादव जी सरकार के मंत्री थे और हमको लगता है 17 महीने में 17 बार उस विभाग में गए कि नहीं, इसलिए उस विभाग का कार्य बाधित था। ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे, उसका बाधित रहा। नगर विकास के मंत्री रहे, उसका बाधित रहा। ग्रामीण कार्य के साथ साथ ग्रामीण विकास के मंत्री, सब कुछ में बाधा उन्होंने उत्पन्न की तो वो बाधा बिहार के विकास को थोड़ा पीछे ले गई और पुनः उसको पूरा करना है। जो अधूरा है वह मुद्दा है और मुद्दा जनता के साथ साथ मेरे लिए भी मुद्दा है। क्योंकि गोरिया कोठी सुंदर बनेगा, गोरिया कोठी का विकास होगा तो वह हम लोगों के लिए, जनता के लिए भी और हम जनप्रतिनिधियों के कार्यों का आकलन करने के लिए भी बेहतर होगा। पिछली बार नूतन वर्मा चुनावी मैदान में थी, 11,000 कुछ वोटों से आप विजयी हुए थे। इस बार महागठबंधन से अनवारुल हक है, एजाज जी जनसुराज से हैं। किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है? सबसे तो ये स्थिति है कि अनवारुल हक साहब क्षेत्र के लिए नए हैं। आप पत्रकार हैं, आप जानते हो ये सिवान लड़ना चाहते थे, बढ़रिया भेजे गए। बढ़रिया तैयारी कर रहे थे। आज भी इंटरव्यू में गोरिया कोठी का नाम लेने के पहले बढ़रिया मुंह से निकल जाता है, क्योंकि वह केंद्रित था बढ़रिया, उसमें उनकी गलती नहीं है। और दूसरा है, उनको टिकट मिला है तो क्षेत्र को समझना भी पड़ेगा। और सही बात है, कोई भी राजनीति में आता है तो समझना पड़ता है। लेकिन दुखद उस स्तर पर है कि राजग जो है, राष्ट्रीय जनता दल जो है, जो महागठबंधन के नाम से अपने आप को कहती है, लेकिन उसने गोरिया कोठी में महाठगबंधन का काम किया। यहाँ के कार्यकर्ताओं को ठग दिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी कर दी, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ धोखा कर दिया। और राजग, राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है वह आपस में भी गठबंधन कर रहा है। आप देखिए, आज सूची निकली थी कल कि 243 सीट लड़ रहे हैं, 257 उम्मीदवार हैं। और हमारे सामने जो गठबंधन है उसकी अपनी स्थिति यह है कि उसके जो एक बड़े घटक दल कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ भी धोखा, स्वयं दलित हैं फिर भी उनको परेशान करने के लिए एक उम्मीदवार उनके खिलाफ भी राजद ने दे दिया। आज मुकेश सहनी जी का भी उम्मीदवार घोषित हो रहा था और उनकी स्थिति यह है कि जब सब चुनाव का नामांकन समाप्त हो गया है तब उनकी सूची आई है, क्योंकि उन्होंने चोरी छिपे सबको सिंबल दिया, कोई लिस्ट शुरू में नहीं बनी। आज मुझे लगता है कि बहुत हिम्मत के बाद, बहुत मान मनोबल के बाद उन लोगों ने आपस में कुछ तय करके 8 दिन के बाद कमरे से निकले और सीधा प्रेस वार्ता किया। तो ऐसी स्थिति में आप सोच सकते हैं महागठबंधन के साथ हमारी
लड़ाई क्या होगी? महागठबंधन के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन चुनाव में बहुत आगे चल रहा है और पुनः नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन गोड़ियाकोटी की बैठक हुई जिसमें अशोक सिंह जी थे, इंद्रदेव भगत जी थे, रेणु यादव जो जिला परिषद सदस्य हैं, तमाम लोग बैठे हुए थे। वहां पे ये आरोप आप पे लगा, साम्राज्यवाद का आरोप लगा। रेणु यादव ने ये बयान दिया है बिहार न्यूज एक्सप्रेस को ही कि जनता बताती है कि लोग उनके यहाँ जाते हैं जो दलित समुदाय से आते हैं तो उनको पीढ़ा दिया जाता है बैठने के लिए। आप मेरे दरवाजे पर हैं, आप कहीं आपको पीढ़ा दिखा हो, और यही तो मैं कह रहा हूं। यही कहते कहते चौथी बार राष्ट्रीय जनता दल को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा। उनको अपने उम्मीदवारों में विश्वास नहीं रहा। पहली बार 2010 में जब मेरे पिताजी लड़े तो इंद्रदेव प्रसाद जी इस गोरियाकोटी के नई परिसीमन के बाद उनसे चुनाव लड़ने आए। उनका हश्र क्या हुआ? लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बनी और वो हार गए। 2015 में पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में, चूंकि यह सरकार बननी थी, महागठबंधन में चले गए तो गलती से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सदैव बाबू बदल के आए और वह चुनाव जीते। लेकिन उनका भी हश्र क्या हुआ? 5 वर्ष के बाद उनका भी टिकट काट दिया गया, नूतन वर्मा जी को दिया गया। और पुनः देख लीजिए 2025 पुनः चुनाव सामने। लगातार उम्मीदवार बदल रहे हैं, चूंकि उनको अपने कार्यकर्ताओं में विश्वास नहीं है, उनको अपने काम पर विश्वास नहीं है, तो वह समझते हैं कि हम उम्मीदवार बदलेंगे, समीकरण बदल बदल के प्रयास करेंगे। तो एक बार नीतीश कुमार जी थे तो गोरियाकोठी में बदलाव वो लोग कर लिए। लेकिन 2010 में भी नीतीश के नेतृत्व में बनी थी सरकार। 2015 में भी जब हम हारे भी थे तब भी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बनी थी। 2020 में जब मैं जीता था तब भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी थी, और पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बननी है तो गोरियाकोठी से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार का जीतना भी उतना ही तय है जितना नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। अनुवारू लाख जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ मीडिया चैनलों पे ये चला था कि यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति होती है। आप पे ये आरोप लगता है, साम्राज्यवाद का आरोप लगता है, छुआछूत का आरोप लगता है, आखिर क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं? अब देखिए, यही आरोप लगा के तो राजनीति करना चाहते हैं। इंद्रदेव प्रसाद जी का आपने एक इंटरव्यू पढ़ा होगा, जो खुद कह रहे हैं कि मैं तो बैकवर्ड फॉरवर्ड करके चुनाव लड़ता रहा, उन लोगों को हराता रहा। वह खुद स्वीकार कर रहे हैं। और जिस साम्राज्यवाद की बात आप कह रहे हैं, हम नहीं कर रहे, ये आज इंटरव्यू आरोप लगाना बहुत आसान है। और साम्राज्यवाद की क्या स्थिति है? पहले राजा हुआ लालू यादव, राजा जेल गया तो राजा की पत्नी रानी हुई, माननीय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी। और जब वह नीतीश कुमार का राजपट आया तो बीच में मौका लगा तो पुत्र उप मुख्यमंत्री हो गए। उसके बाद एक पुत्र स्वास्थ्य मंत्री हो गए, एक पुत्री लोकसभा हार गई तो राज्यसभा हो गई। बीच में रानी का राज था तो उनके भाई लोग सांसद और विधायक हो गए। और वर्तमान में पुनः जब राजा के राजकुमार का राज तिलक हुआ तो इस बार दोनों बहनों को भी मौका दिया गया। दोनों में एक जीत गई, एक हार गई। तो साम्राज्यवाद इसको न कहते हैं कि परिवार का ही शासन बढ़ता चला गया। मैं तो चौथी पीढ़ी में हूं, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन गोरियाकोठी का बेटा होने के साथ साथ गोरियाकोठी के महान जनता का आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह हमको मिला है, जिसकी वजह से अब इसको विरोधी साम्राज्यवाद कहता रहे। यह समाजवाद का राज है और नीतीश कुमार का राज है, मोदी का नेतृत्व है, इसमें कोई राजशाही नहीं चलेगी। और देखिए, एक तो खुद को अपने रोज दरबार कह रहे हैं, खुद को दरबार कह रहे हैं, तो दूसरे को साम्राज्यवादी क्या कहेंगे? रेणु जी हमारी बड़ी बहन है, 3 बार जिला पार्षद, 4 बार रह चुकी है, साथ भी हमारे साथ आई हुई है। और देखिए, सारी बातें जितनी हो रही है ना, अब चूंकि दिखाना है कि हमको इसी दल में रहना है, तो इस कले के ऊपर से हो रही है। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो युवा लड़के थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, बयान दिया अपना कि देवेश कांत जी कोई किराया का मामला था, दुकान खाली करवा दिए, वैसे लोगों पे अत्याचार किए, इस तरह का वो कुछ युवा लड़के जो पार्टी से नहीं थे उन लोगों ने आरोप। अब मैं बताना चाहता हूँ, जिसको वो किराया का मकान कहते हैं और जिसको वह वैश्यों का बात कहते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं।
अगर कोई मेरा किराएदार होता हम खाली कराए रहते तब ना। बिहार सरकार के जमीन पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को सरकार ने कोर्ट के आदेश पर हटाया है। मेरे व्यक्ति विशेष के किसी जमीन में से किसी किराएदार को नहीं हटाया गया है। आप गोरिया कोठी बाजार में जो कहते हैं उनसे उनको पूछिए कि बताओ कि किसको हटाया गया। और उस जमीन पर आज बिहार सरकार के पैसे से सामुदायिक भवन बना है और एक और बनने जा रहा है। सामुदायिक भवन के पास एक चबूतरा शेडेड बना है कि कार्यक्रम हो उस सामुदायिक भवन में लोग ठहरे तो उसकी व्यवस्था हो। तो आरोप लगने दीजिए, आरोप का जवाब जनता दे देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कल आ रहे हैं। इसके पहले पटना और छपरा में उनका एक कार्यक्रम था, तो वो जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब का नाम लिए। तो ये तमाम महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि क्या गृह मंत्री को एक लड़का जिसपे कोई केस जिसपे उस तरह का आपराधिक मामला नहीं है, संगीन मामला नहीं है, उसका नाम लेकर उसको हाईलाइट करना कहाँ तक सही आप भी कहते हैं कि कोई मामला नहीं है? उस तरह का संगीन मामला नहीं। कैसा संगीन मामला है? गोली चलाने का मामला है, किसी के जमीन पर कब्जा करने का मामला है। अब क्या मतलब हत्या हो जाएगी तो वही मामला? उस तरह से देखा जाए तो एनडीए में भी कई लोगों पे देखिए है, लेकिन आपका तो बचपन गुजरा होगा जब शहाबुद्दीन साहब सांसद थे। आप लोगों ने, आप लोग लोकल नेता आप लोग उठा सकते हैं, लेकिन एक गृह मंत्री आकर इस चीज, गृह मंत्री देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है और देश की सुरक्षा में कोई ऐसा लोग है। और देखिए हमारी सरकार तो ऐसी है कि हमारे दल के गठबंधन के ही अगर गलत लोग थे, अपने जिले में आपने देखा होगा कि उस पर छापा पड़ा, उस पर कार्रवाई हुई। हम लोगों ने किसी को न बचाने का काम नीतीश जी के सरकार में होता है और न किसी को फंसाने का काम होता है। और यह जो है गृह मंत्री जी की चिंता सिवान की चिंता, क्योंकि सिवान की स्थिति रही है कि सिवान में बड़े बड़े नेताओं की हत्या हुई, उनके दरवाजे पर उनके परिवार के लोगों की हत्या हुई। तो उस समय के गृह मंत्री जो थे वो आए थे और वह पुनः सिवान उस ओर नहीं बढ़े, इस चिंता को लेकर माननीय गृह मंत्री जी ने चिंता व्यक्त की थी। सिवान एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप देख लीजिए, अजय सिंह नाराज थे टिकट बंटवारे को लेकर। ओम प्रकाश यादव जो सिवान सदर विधानसभा में उनका आवास है, मंगल पांडे जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो सदर विधानसभा में नहीं दिख रहे हैं। मनोज राम, सर्मानंद राम, मनोज सिंह, ये सारे लोग नदारद दिख रहे हैं और पूरी तरह से नाराजगी दिख रही है। तो क्या माना जाए, एनडीए दो गुटों में चल रहा है, एक मंगल पांडे का गुट और एक दूसरा लोकल स्थानीय नेताओं का गुट। अच्छा एक बात बताइए, मनोज सिंह जी कल मेरा चुनाव प्रचार कर रहे थे, मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ मेरे साथ। देखिए किसी का प्रयास होता है, वह अपने विधानसभा छोड़ के दूसरे में चले जा रहे हैं लोग। ऐसा रघुनाथपुर में वो नहीं गए, ओम प्रकाश यादव सिवान सदर छोड़ के रघुनाथपुर चले जा रहे हैं। ऐसा है कि हमने इस्तीफा तो नहीं दिया है, विपिन कुशवाहा जी ने तो इस्तीफा दे दिया था। आप वो पत्र पढ़े हैं कि नहीं? माननीय, और इस्तीफा कब दिए? एक बार उनको जबरदस्ती भी हटाने का बीच में प्रयास हुआ था। अजय चौहान जी को बिना चुनाव हुए किस तरह से बनाया जा रहा था, किस दबाव में बनाया जा रहा था, और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी चिंता कर रहे हैं, उस दबाव में अजय चौहान जी को बनाया जा रहा था। लेकिन उस लाज को बचाने के लिए लालू यादव जी चाहे तेजस्वी जी ने उस समय तो विपिन कुशवाहा जी का बचा लिया, लेकिन जब टिकट नहीं दिया तो वही इस्तीफा न दिए। ठीक है, मान गए हैं, बाकी लोग क्यों नहीं प्रचार कर रहे हैं? विपिन जी चाहे ये लोग जितने लोग गोरिया कोठी में प्रचार करते हुए अभी आपको दिख रहे हैं, इस्तीफा भी तो वही न दिए थे। ओम प्रकाश यादव ने इस्तीफा नहीं दिया, लगता है ऊपरी मन से ये लोग घूम रहे हैं। नहीं बताइए, ओम प्रकाश यादव जी ने इस्तीफा नहीं दिया, पार्टी के ही किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं। मनोज सिंह जी ने इस्तीफा नहीं दिया, कल भी मेरे चुनाव प्रचार में आए थे। अजय सिंह जी ने भी कहीं चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं की, कहीं निर्दलीय नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन आपको यह बताते हैं कि एक घर में जहां 10 बर्तन होते हैं वह आपस में टकराते हैं तो थोड़ी आवाज होती है, लेकिन घर का बर्तन उसी किचन में रहता है और वहीं उसी में सब तरह के पकवान जब पकते हैं, तो जैसे दीपावली में सब पकवान सब लोग खाए हैं, वैसे ही 14 नवंबर को उस पकवान को मिष्टान के रूप में सभी हमारे दल
गठबंधन के लोग एक साथ उठा के उस विजय पर्व में उस मिष्ठान को खाएंगे। एक आखिरी सवाल है, जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी देने की बात महागठबंधन के द्वारा की जा रही है। अच्छा, आज बता रहे हैं कि आप चिंता कर रहे हैं जीविका दीदी की, क्यों नहीं उस सरकार ने जीविका दीदी का काम शुरू कराया था? अभी मैं आपको इस विषय पर बहुत नहीं आना चाहता था, क्योंकि हम उन लोगों का बात नहीं करना चाहते। वो लोग फरेबी हैं। आपको मैंने बताया कि यहाँ कार्यकर्ता लगे थे, किसी को टिकट नहीं दिया। अब शिक्षा की चिंता कर रहे हैं, जिसके माताजी पिताजी 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, वो खुद शिक्षित नहीं हो पाए, जिन्होंने जीविका की स्थापना नहीं होने दी, स्वयं सहायता समूह तैयार नहीं किया, स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए आशा की चिंता नहीं की, ममता की चिंता नहीं की, कभी भी नियोजित शिक्षक तक ही सीमित रखा। और आज अचानक जब उनको लगता है कि हम कहीं नहीं हैं, तो कुछ भी बोल देने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ना है। जनता जान चुकी है। और देखिए, तेजस्वी जी का बयान है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाऊंगा। आपको मालूम है ना कि उन पर क्या आरोप है? अभी 2-4-10 दिन पहले दिल्ली जाके क्या हुआ? और उनके पिताजी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? अगर नहीं लड़ रहे हैं, अगर सजायाफ्ता है, तो क्या शहीदी स्थल में सजायाफ्ता हुए थे? जेल जो गए थे, क्या पाकिस्तान वार में जेल? कोर्ट में गिल्टी फील नहीं किया? कोर्ट ने जब पूछा उनसे गिल्टी फील कर रहे हैं तो उन्होंने गिल्टी फील। देखिए, ये तो मैं कहता हूं कि बेशर्मी और बेहयापन का कोई पैरामीटर नहीं होता, और उन लोग के बारे में बोलना हम लोगों का उचित नहीं होता है। क्या अपील करेंगे गोरियाकोटी विधानसभा की जनता से, सिवान की जनता से क्या? देखिए, सिवान, बिहार, गोरियाकोठी, समस्त महान मतदाता जनता से एक ही आग्रह है कि जो सरकार ने किया है, जिस सरकार ने सड़क बनाई, बिजली बनाई, पोशाक दिया, साइकिल दिया, अनाज दिया, गैस दिया, पेंशन दिया, मुफ्त 125 यूनिट बिजली दिया, ये करके जिस जनता को सेवा किया है, वह जनता अपनी सरकार बनाएगी और जनता से ही हमारी सरकार बनेगी। हम जनता के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित हैं। इसलिए पुनः जनता हमको आशीर्वाद देगी और हम जनता से आशीर्वाद की कामना भी करते हैं, और यही हम लोग रोज लोगों से मिलते हुए यह मांग भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देवेश कांत जी हैं, आपने इनकी बातों को सुना, जो गोरियाकोटी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं। इनकी बातों पे क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।